लास्ट क्लास में हमने नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी से चैप्टर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन शुरू किया था। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में जो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने डिफरेंसेस क्रिएट किए और इन डिफरेंसेस की वजह से वहाँ के लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वहाँ पर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी बच्चों वो थी अपार्टहाइड प्रॉब्लम। अपार्टहाइड का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। एग्जाम्पल, अगर अफ्रीका में उस टाइम पर कोई वाइट कम्युनिटी का पर्सन होता तो उसको बहुत अच्छे प्रिविलेजेस, प्रायोरिटी एंड फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती थी। बट अगर कोई पर्सन ब्लैक होता था, जिसकी स्किन का कलर ब्लैक होता था, वो पर्सन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस करता था। उसको ना प्रॉपर फैसिलिटी मिलती थी, ना प्रॉपर ट्रीटमेंट होता था, इक्वलिटी नहीं थी एंड फ्रीडम नहीं थी। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस की जाती थी किसके थ्रू? वहाँ के लोगों के थ्रू। तो रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम many black people of Africa start protest against the white government. The famous name was Nelson Mandela. You guys know about Nelson Mandela. He was spent there 28 years in South Africa. South Africa's most dreaded prison. यानी कि जब उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू की, जब उन्होंने ब्लैक एंड वाइट को खत्म करने की कोशिश की, तो उनको अराउंड 28 ईयर्स तक जेल में बंद कर रखा गया वाइट गवर्नमेंट ने। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने लास्ट क्लास में देखी थी और देखा था बच्चों कि किस तरीके से वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बट इन 1994 द वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका realized that what कि अब उनका रूल ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। नाउ ब्लैक पीपल्स आर अवेयर, दे ऑल्सो डिमांड फॉर देयर राइट्स, लिबर्टी, फ्रीडम एंड सो ऑन। तो फाइनली क्या हुआ, 1994 में साउथ अफ्रीका में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात की गई, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो जब बच्चों नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए जिससे कि साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना हो, जिससे कि उन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो ये था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका वाज सेज दैट द गवर्नमेंट नेवर क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। डजंट मैटर persons are belong from white community, doesn't matter person are belong from black community, all peoples are equal in the eye of law. Next, equality, justice, fraternity, ये सारे प्रोविजन सभी के लिए दिए गए ताकि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना हो। तो हमने बच्चों लास्ट क्लास में यहां तक सारी चीजें पढ़ ली थी। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है Why do we need a constitution? अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? तो अभी आपने साउथ अफ्रीका का केस समझ के एक बात तो दिमाग में क्लियर कर ली होगी कि अगर साउथ अफ्रीका में पहले प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होता तो क्या साउथ अफ्रीका के पीपल ये कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करते? तो आपका आंसर होता नहीं करते। क्यों नहीं करते बच्चों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंट्री वॉज सेज दैट all peoples are equal in the eye of law. Doesn't matter persons belong from lower community, doesn't matter person belong from higher community, doesn't matter persons belong from white community, black community, rich class, poor class, doesn't matter. The constitution of particular country was says that all peoples are equal in the eye of law. कहने का मेरा मतलब ये है कि जब किसी देश के अंदर संविधान होता है तो उस संविधान के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान होता है कि उस देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जाएंगे, चाहे व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी प्रकार का हो। तो यहां पर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता
तो प्रॉब्लम अफ्रीका में नहीं होती। तो अब आपको यही हमें जानने की कोशिश करना है बच्चों कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है और आपकी बिल्कुल कॉमन सेंस वाली एक क्या होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आप इजीली बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस रीजन के लिए चाहिए। सो गाइस वन वन करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना, तो हम आपको बहुत अच्छे से समझा सकेंगे और आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं क्या डेफिनेशन अगेन, उसके बाद बताऊंगा क्या क्यों चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन of a country is set of written rules that are accepted by all living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people in a territory and also the relationship between people and government. क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे रूल एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं और ये प्रोविजन किया जाता है कि ये सारे रूल एंड रेगुलेशंस किसी एरिया में रहने वाले लोगों को फॉलो करने होंगे। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है बच्चों। सुप्रीम लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी रूल नहीं होगा, ना प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होगा, ना प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होगा, ना किंग कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होगा। सबसे ऊपर होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, और एवरीथिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये समझ में आ गई होगी बात आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। अभी तक आपकी ये बात क्लियर नहीं हुई तो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। फर्स्ट, इट जनरेटेड अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी for different kind of people to live together। क्या मतलब है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसको समझने के लिए 2 मिनट आप ध्यान देना। जैसे एग्जांपल, मान लो आपका घर है और आपके घर में मान लो 8 मेंबर हैं। तो आपके घर में जब 8 मेंबर हैं तो आपके जो घर में सुप्रीम लोग हैं, यानी कि आपके पापा या दादा जो भी हैं, उन्होंने एक रूल बना रखा है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन 11 बजे से के बाद ना तो घर से बाहर नहीं जा सकता। 11 बजे के बाद घर से बाहर, रात के 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकता। अब देखो, ये रूल आपके पापा पे भी लागू होता है, आपके दादाजी पे भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है, आपकी सिस्टर पे लागू होता है, आपकी मम्मा पे लागू होता है, आपकी दादी जी होंगी उन पे भी लागू होता है, सब पे लागू होता है। क्या मतलब है कि हम लोगों में डिफरेंसेस थे, दादाजी की एज अलग है, पापा की एज अलग है, आपकी एज अलग है, सिस्टर की एज अलग है, मम्मा की एज अलग है, सबकी है, लेकिन रूल सबके लिए एक है। अब जब सबके लिए रूल एक होगा तो क्या है, सब लोगों के बीच में आप में यूनिटी आएगी कि भैया जो भी काम करना है आप 11 बजे से पहले पहले कर लीजिए बाहर का, आप 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि रूल सभी के लिए सेम है। सेम बच्चों यही अप्लाई करिए देश के अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्लैक कम्युनिटी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप व्हाइट कम्युनिटी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप रिच हैं, पुअर हैं, हायर कास्ट से हैं, लोअर कास्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सबको इक्वलिटी देता है, सबको एक साथ लेकर आता है और सभी के लिए एक जैसे रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, जिससे कि सोसाइटी में यूनिटी क्या होती है, यूनिटी आती है और लोग एक साथ रहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट जनरेट a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है बच्चों, एक कोऑर्डिनेशन लाने का काम करता है और ऐसे रूल्स बनाता है जो सभी के लिए एक जैसे हों, जिसकी सहायता से लोग एक साथ रहें। पहला पॉइंट क्लियर होगी बात, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और कौन डिसीजन लेगा। आपके देश में जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, तो वो कहते हैं लोगों के थ्रू गवर्नमेंट बनेगी। डिसीजन कौन लेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि लोग जिसको इलेक्ट करेंगे वो डिसीजन लेगा। ठीक है, जैसे
हम लोगों ने 2019 में इलेक्शन हुआ, हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चुना और वो डिसीजन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमने उनको इलेक्ट करके भेजा है। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बच्चों? ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी और गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, और साथ ही ये बताता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर डिसीजन कौन लेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है? ऑल डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इलेक्ट कौन करेगा? पीपल ऑफ इंडिया। तो ये यहां पर बताने का काम करता है। थर्ड बच्चों, थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन आर। कहने का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि सरकारें कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाएंगी जो ह्यूमन राइट्स को प्रॉब्लम में डालती हों, जो ह्यूमन राइट को वायलेट करते हों। यानी कि गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने का भी काम कौन कर रहा है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। और ये बता भी रहा है कि लोगों के राइट्स क्या होंगे, लोग कौन कौन से राइट्स लोगों को मिलेंगे, ये सारी चीजें बताने का काम करता है। अब आप यहीं पे समझने की कोशिश करना। 1994 से पहले साउथ अफ्रीका में कोई कॉन्स्टिट्यूशन था? बताइए। आंसर होगा नहीं था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो क्या होता था? व्हाइट गवर्नमेंट क्रिएट नंबर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। क्या उसके ऊपर किसी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया? आंसर था नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? देयर इज नो अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट आफ्टर 1994 व्हाट्स हैपन? द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स number of restrictions if person, society, government, authority create discrimination on the basis of color, this is a punishable act। तो क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने? सरकार और उन सबकी अथॉरिटी पे पावर लगा दी कि आप कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाओगे जो लोगों को नुकसान में डालता हो। क्लियर हो गई बात बच्चों? समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, फोर्थ क्या करता है? इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की एक्सप्रेस को दिखाने देता है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में एक अच्छी सोसाइटी, एक गुड सोसाइटी क्रिएट हो सकती है। जैसे देखो, समझने की कोशिश करना, मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। देखो 1947 से पहले इंडिया में कास्ट को लेकर बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, जातियों को लेकर बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, वुमेन्स को इक्वल राइट्स नहीं थे। क्या आपकी सोसाइटी गुड हुई? इफ जस्ट एग्जांपल वी आर लिव इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, नंबर ऑफ पर्सन्स दोज आर बिलोंग फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट, दे फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। वुमेन्स फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। गर्ल्स, they don't have right to join schools and so on. According to you, this is the indication of good society or not? आंसर होगा not. ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी सोसाइटी में। तो बच्चों जब ये सारी प्रॉब्लम्स थी तो हमारी एक्सप्रेशन क्या थी? What is the expression of Indian people? The simple expression of Indian people is the people want to what? Want to good society. There is no discrimination. There is no there is proper fundamental right of the for the people, proper facility, justice, so on. तो कहने का मतलब फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि लोगों की एस्पिरेशन है वो किस तरीके से एक गुड सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो होप्स हो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, होप्स हो कि आपको पता लग गया होगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। मैं एक एक लाइन में आपको दोबारा बताता हूं ताकि आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन लाता है, सब लोगों को एक साथ लेकर चलता है, क्योंकि लोग अलग अलग कम्युनिटी के होंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए रूल एक जैसे बनाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। कहने का मतलब यह है कि ये बताता है गवर्नमेंट कैसे डिजाइन होगी और उसमें डिसीजंस कौन लेगा, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। थर्ड बच्चों, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन।
ये सरकार की पावर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और लोगों को बताता है कि आपके राइट्स कौन से हैं और किस टाइप के राइट्स आपको एंजॉय करने हैं। और लास्ट में बच्चों, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, यानी कि एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए लोगों की एस्पिरेशन को भी दिखाता है। तो होप्स हो कि आपको ये टॉपिक कंफर्मली समझ में आ गया होगा कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर शार्पली सुनना है, आप बहुत आसानी से चीजें समझ जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जिससे कि आपको उस टॉपिक को दोबारा समझाया जाए। ओके, क्लियर? ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है? ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, यानी कि सभी कंट्रीज जिनके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उनको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सभी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है आप उनको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, लेकिन हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास जो प्रॉपरली डेमोक्रेटिक है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे देखते हैं जरा, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब क्या है? ब्रिटेन से आजाद होने के बाद अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और एक बात आपको याद रखनी है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रॉपरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है, तो बच्चों आंसर होगा वो अमेरिका का है। ठीक है, इन्होंने 1776 के समथिंग में अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बच्चों क्या हुआ? 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस के लोगों ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सेम इसी तरह 1947 में इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 1994 में अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इस तरीके से बहुत सारे देशों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिए। तो होप्स हो कि अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों होता है। दैट्स क्लियर? ओके, ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किस सिचुएशंस में बना, और उस टाइम पर हमारे देश में क्या क्या सिचुएशंस रही थी। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, देन आपको बताता हूँ। देखो, जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, तो ब्रिटिश के टाइम पर ही हमारे देश में डिमांड की जाने लगी कि इंडियन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो इंडियंस को इक्वल राइट, इक्वल फैसिलिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारी सुविधाएं देता हो। तो हुआ क्या, हमारे देश में जब ये मांग जोर पकड़ने लगी, तो 1928 में एक रिपोर्ट लाई गई, एक रिपोर्ट डेवलप की गई, बनाई गई, और इस रिपोर्ट का नाम था मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। ये हमारे देश में एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन का पहला प्रोविजन था जो हम लेकर आए। उसके बाद बच्चों लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्सेप्ट नहीं हो सका और इसको लागू नहीं किया गया। आफ्टर सम टाइम हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी, तो फाइनली क्या हुआ, 1934 तक आते आते एक कम्युनिस्ट पर्सन जिनका नाम था एम.एन. रॉय, उन्होंने डिमांड की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद 1935 में पहली बार कांग्रेस के थ्रू डिमांड की गई कि इंडियंस के पास एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको इंडियंस के थ्रू बनाया गया हो। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलते रहे। फिर हमारे देश में कैबिनेट क्रिप्स मिशन आया 1942 के समथिंग। फिर हमारे देश में 1946 में सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन लाया गया जिसका नाम था बच्चों कैबिनेट मिशन।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी वो इसी मिशन के बिहाफ पर बनाई गई थी, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। और ये कब आई थी? इन 1946। ओके, सो आई होप सो कि अब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब आगे समझने की कोशिश करना। तो 1946 में हमारे देश में कैबिनेट मिशन आया, लेकिन कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस को ना तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया ना कांग्रेस ने, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। लेकिन कैबिनेट मिशन के एक प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लिया गया, वो था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन प्रोविजन, कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनाई जाएगी, किस तरीके से वो वर्क करेगी, ये प्रोविजन हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उस टाइम पर हमारे देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। अब आपके सामने रहेगा क्यों डिफिकल्ट थी, तो यही हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनना क्यों। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम, मुस्लिम लीग ने साफ साफ डिमांड कर दी थी कि हमें मुस्लिम्स के लिए एक अलग से पाकिस्तान चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम, देश में पार्टीशन का डर। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को क्या बना दिया? डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसकी वजह से देश में जगह जगह कम्युनल वायलेंस हुआ। तीसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम, 15 अगस्त 1947। व्हाट्स हैपन बच्चों? इंडिया डिवाइड इन टू पार्ट। एक पार्ट जिसको पाकिस्तान के नाम से जाना गया, और एक पार्ट जिसको हिंदुस्तान या फिर भारत इंडिया के नाम से जाना गया। तो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर पार्टीशन दोनों साइड बहुत बड़े क्राइसिस हुए। एक कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मारा, हिंदू ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम से हिंदू को मारा, और जगह जगह कम्युनल वायलेंस होना शुरू हो गई। बहुत सारे वुमेन्स, बहुत सारे बच्चे अपने घरों से बिछड़ गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। इसके साथ साथ पॉवर्टी, माइग्रेशन, वायलेंस, ये सारी प्रॉब्लम थी, और इन सारी प्रॉब्लम के टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बिल्कुल खराब कर दिया था। पॉलिटिकल प्रॉब्लम अपनी जगह, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अपनी जगह, सोशल प्रॉब्लम अपनी जगह, चारों तरफ से इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम ने घेर रखा था, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे जाए और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए। तीसरी प्रॉब्लम, इसके साथ इंडिया, आपको पता है, बिफोर इंडिपेंडेंट दो पार्ट में डिवाइड था, एक प्रिंसली स्टेट और दूसरा ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया तो इंडिया में बन गया था, लेकिन प्रिंसली स्टेट का अपना ही रोना। वो चाह रहे थे कि उन्हें अलग से बना दिया जाए, उन्हें अलग से देश बना दिया जाए। तो अब ये प्रॉब्लम कि आखिर उन्हें इंडिया के साथ इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो ओवरऑल सिचुएशन ये थी कि ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन पीरियड इंडिया faced different kind of problems, like problem of partition, like problem of communal violence, problem of princely state integration, problem of economic, social and political development। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने थी, सारे मुद्दे हमारे सामने थे, सारी चीजें हमारे सामने थी। तो इन ऐसी पेनफुल सिचुएशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग हुई, जिसका हेड बनाया गया किसको? एस.सी. सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। और यहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। समझ में आ रही है बात? लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, एस.सी. सिन्हा थे, वो हमारे नॉन परमानेंट हेड थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हेड बनाया गया,
और वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या रहे, प्रॉपर हेड बने, और वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के हेड के नाम से जाने गए। तो होप्स हो कि आपको आज एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो प्रोविजंस थे उन सारे प्रोविजंस को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप इसको देखिए, 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए और चीज़ें समझिए, आपका बहुत अच्छे से टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।